हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, हम आज वर्ग 3 के सिलेबस में हिंदी जो सम्मिलित की गई है उसके सिलेबस में से पढ़ने वाले हैं, उसकी वीडियो। ठीक है ना। हिंदी की आज पहली वीडियो है। इससे पहले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की वीडियो डाली जा चुकी है। तो आज हम हिंदी की पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक है वर्णमाला, यानी वर्ण और उसका उच्चारण स्थान। पहला ही टॉपिक है, तो उसमें वर्णमाला को हम पढ़ेंगे, उनका कहां वर्णों का उच्चारण कहां कहां से होता है। ठीक है ना। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं, सॉरी, चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। चूंकि ध्वनि को वर्णों के माध्यम से लिखा जाता है, इसलिए वर्णों को ही भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मान लिया जाता है। तो यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो पहले क्या आ जाएगी? ध्वनि आएगी। ठीक है ना। ध्वनि के बाद क्या आता है? वर्ण आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। उन्हीं वर्णों का व्यवस्थित समूह जो होता है उसे वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कितने? 52 वर्ण है होते हैं, लेकिन देवनागरी में कुल कितने वर्ण है? 48 होते हैं, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन में विभक्त करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। स्वर क्या है? स्वर देख लेते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु स्वतंत्र तंतुओं से उठकर बिना अवरुद्ध के बाहर निकाल जाते हैं, जाए, उन्हें स्वर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे ध्वनियां, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी के मूल स्वर कितने हैं? 10 माने जाते हैं। यानी मूल स्वर कितने हैं? 10, जिसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये है। ठीक है ना। लेकिन री के आने के बाद हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। यानी मूल स्वर कितने हैं? 10, कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अन आहा को स्वर नहीं माना जाता। आगे देखिए, लेकिन कुल स्वर 13 होते हैं। ठीक है ना। अन आहा को जोड़कर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का 6 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। अन आहा को आयोग बा ध्वनिया किशोरी लाल वाजपेयी ने कहा। ये एमपी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अन आहा को आयोग बा ध्वनिया किसने कहा है? किशोरी लाल वाजपेयी ने कहा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो है मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर। इस आधार पर स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में, सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में कम समय लगे तथा जिनकी एक मात्रा गिनी जाए, उनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो इनको मूल स्वर भी कहते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा या 1 मिनट का समय, कहीं कहीं आपकी किताब में क्या मिलेगा? 1 मिनट का समय लगता हो, ऐसे स्वरों को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला जो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को कई तरह से कहते हैं। दीर्घ स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, मैं बताता हूं। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे तथा जिनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हो, या 2 मिनट का समय लगता हो, ऐसा 2 मिनट का नहीं, 2 मात्राओं का समय लगता हो, ऐसा कहा जा सकता है। जिसमें 1 मात्रा लगता हो तो ह्रस्व हो गया, और 2 मात्राओं का समय क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। अब देखिए, इसमें कौन आता है? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? अब ध्यान दीजिए, ये जो संयुक्त स्वर होता है, ये आ प्लस आ के मेल से बनता है बड़ा। ठीक है ना। अब ई प्लस ई के मेल से क्या बनती है? बड़ी बनती है। ठीक है। इसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ के मेल से क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। अब ये 3 हो गए। अब देखते हैं। आ प्लस ई के मेल से क्या बनता है?
ए बनता है, आ प्लस ई के मेल से क्या बनता है, अ बनता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। फिर क्या है, आ प्लस उ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है, आ प्लस उ के मेल से क्या बनता है, औ बनता है। अब ये आपसे संधि भी बन जाएगी, यहां से संधि भी आप लगभग पढ़ रहे हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, ये दोनों क्या बनते हैं, हस्व दीर्घ स्वर, आपको वृद्ध स्वर संधि, ठीक है ना, गुण स्वर संधि, इन सबको बना रहा है, और दीर्घ स्वर संधि, इन सबको बता रहा है। अब तीसरा इसी में जो वर्गीकरण हुआ है वो क्या है, प्लुत या विलुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उन्हें विलुप्त या प्लुप्त स्वर कहा जाता है। इनका प्रयोग नाटक और संवादों में किया गया है, जैसे ऊ के साथ क्या हो, चांद लगा हो, और कहीं कहीं ये अवग्रह के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे ओम। ये क्या है, ये जो बीच में लगा है ये क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रकार जो बांटा गया जीभ के प्रयोग के आधार पर, इसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर। पहला क्या है, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग सक्रिय हो उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। इसमें ई ए ऐ होता है, ये चार होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का नाम भाग, यह नाम नहीं, भाग सक्रिय हो उन्हें क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, इसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, आ, बड़ा। ठीक है, ये गलत है। अगला है पक्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग सक्रिय हो उन्हें पक्ष स्वर कहते हैं। इसमें कौन सा आता है, ऊ, ओ, औ, री। ठीक है ना, आ किस में आ गया, इसमें आ गया, हो गया सभी स्वर। तीसरा वर्गीकरण जो किया गया है वो है मुख द्वार खोलने के आधार पर। इसके आधार पर स्वरों का चार प्रकार में बांटा गया है। पहला है विविक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें विविक्त स्वर कहते हैं। ये होता है आ, ठीक है ना, पूरा मुख खुल जाता है, आप उच्चारण करके देख लीजिएगा। दूसरा जो है अर्धविविक्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद होता है उन्हें अर्धविविक्त स्वर कहते हैं। इनमें कौन कौन आता है, छोटा आ, ए, ओ, औ। इसमें अर्धविविक्त, आधा खुलता है और आधा नहीं खुलता। इनका उच्चारण अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप देख लीजिएगा मुंह आपका कैसे खुलता है। तीसरा अर्ध समृद्ध स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में आधा मुख बंद रहता है, जैसे ए, ओ, आधा मुख बंद रहता हो। ठीक है ना, इसी में चौथा है समृद्ध स्वर। क्या है, समृद्ध स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण बोलने में मुख पूरा बंद रहता है, जैसे आ, ई, ऊ। इसमें क्या, मुंह पूरी तरह से बंद रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है। चौथा वर्गीकरण जो स्वरों का किया गया है वो क्या है, ओठों की स्थिति के आधार पर। इसके आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, इनका उच्चारण देख लीजिएगा, कौन कौन है, ऊ, औ, ये चार है। ठीक है ना। अगला जो है इसी में अर्ध आवृत्तमुखी। कौन है, आवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे आ, ई। ठीक है ना। पांचवा वर्गीकरण जो किया गया है हवा के नाम या मुख से निकलने के आधार पर। इसके आधार पर दो प्रकार से होते हैं, अनुनासिक और निरानुनासिक। अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे आ, ई, ये चंद्र बिंदु वाली होती है। अनुनासिक सभी क्या है, चंद्र बिंदु है, यानी जिसमें चांद लगा हो तो आप समझ जाइएगा चंद्र बिंदु, चांद भर नहीं, चंद्र बिंदु। एक प्रश्न पूछा जाता है जिसमें केवल चांद लगा हो, ठीक है ना, चांद लगने में, तो ये अंग्रेजी का स्वर है। क्या है, ये अंग्रेजी का स्वर है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। अभी मैं एग्जाम देने गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें पूछा था कि
जिसमें चांद लगा है वो किसका, कौन सा स्वर है, तो अंग्रेजी का स्वर है। और जिसमें चांद के साथ साथ बिंदी लगी हो चंद्र बिंदु कहलाते हैं, उन्हें ही अनुनासिक कहा जाता है। अगला देते हैं निरानुनासिक। निरनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, इसमें ई, ठीक है ना, आ ई। छठवां जो है घोष के आधार पर, छठवां वर्गीकरण जो किया गया है घोष के आधार पर, इसके आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, सघोष। जिन स्वरों के उच्चारण में हृदय में नाद या कंपन उत्पन्न होता हो उन्हें सघोष स्वर कहते हैं। सघोष के अंतर्गत सभी स्वर होते हैं, ठीक है ना। और अघोष, इनके उच्चारण में नाद या कंपन नहीं होता है तो ये स्वर होते ही नहीं इसमें कोई, ठीक है ना। तो ये है स्वर। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन देख लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु में अवरुद्ध पैदा हो उन्हें व्यंजन कहलाती है। वो क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कहें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होती है, ठीक है ना, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होगा लेकिन प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तीन तरह की परिभाषा में बताएं। जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना हो लेकिन प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता हो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अवरुद्ध पैदा हो उसे व्यंजन कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। व्यंजन के प्रमुख भेद होते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन। पहला क्या है, स्पर्शी व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्वर तंत्री से उठकर मुंह के विभिन्न भाग जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25 होती है तथा इनको 5 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों, यहां पर क्या वर्ष नहीं वर्णों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा ये देख लीजिए चार्ट, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ठीक है ना। ये वर्ग है, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ण और उच्चारण स्थान, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। पहले देखते हैं, पहले अल्प प्राण देखते हैं, ठीक है ना। ये सभी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना। का वर्ग, का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा आता है। इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। इनका उच्चारण आप देख लीजिएगा, कहीं हवा नहीं संपर्क करेगी, आपकी जो जीभ है ना कहीं किसी मुख के किसी भाग को नहीं छुएगी। अब इस, ठीक है ना। चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, इया। ये तालु है। तालु का मतलब होता है मुंह के ऊपर जो होता है, ऊपर का भाग, वो भी आगे, आगे वाला भाग, वो क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, इसे मूर्धन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जीभ आपकी मुड़ेगी पीछे तरफ, उच्चारण करते समय जीभ आपको पीछे तरफ मुड़ेगी और झटके के साथ गिरेगी। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ठीक है ना। ये इनका उच्चारण मूर्धन्य कहलाता है। जीभ मुड़ेगी और झटके के साथ नीचे गिरेगी। ता, ता वर्ण जो होते हैं ता, था, दा, धा, ना, ये सभी क्या है, दंत वर्ण है। इनके उच्चारण में देखेंगे कि जीभ जो हमारी दांत को स्पर्श करती है। अगला होता है पा वर्ग। पा वर्ग जो होता है पा, फा, वा, भा, भा, मा, ठीक है ना। पा, फा, वा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ है। इनका उच्चारण ओठों से होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये जो पहला वर्ण होता है और तीसरा वर्ण होता है और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है, ये सभी अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पहला, अभी इनको अगर हम नाम दे दें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर इनका हम नाम दें तो पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या है, अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। समझने का प्रयास करिए, है ना। पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अल्प
प्राण, दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण है। इसी तरह सघोष अघोष देख लीजिए, ठीक है ना। पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या है, अघोष है। पहला दूसरा अघोष है, ये वाला और ये वाला, और शेष तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आपको रटना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच से होकर उन्हें अंतःस्थ, स्वर और व्यंजनों के बीच से है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, या, रा, ला, वा, ठीक है ना। 25 पहले थे और 4 ये हो गए, कितने हो गए, 29 हो गए अभी तक। ठीक है, अब अगला जो आता है तीसरा प्रकार होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक सी सरसराहट, ठीक है ना, ऊष्मा पैदा हो, यानी मुंह में घर्षण पैदा हो, गर्म हवा निकले, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें तीनों सा और हा आते हैं। 4 ये भी हो गए, कितने हो गए, 4 33, टोटल 33 हुए। इन्हीं ही मूल व्यंजन वर्ण कहा जाता है, यानी मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है उच्छिप्त या उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन, इन्हें उक्षिप्त व्यंजन में कौन कौन आता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु झटके से बाहर निकले उन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ये है। इन्हें मूर्धन्य भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, मूर्धा भी कहा जाता है, मूर्धन्य, ठीक है ना। द्विगुणित व्यंजन, ये इंपॉर्टेंट है, द्विगुणित व्यंजन। पचमा जो है द्विगुणित, प्रयोग की दृष्टि से जो व्यंजन, ठीक है ना, 2 गुणों प्रदर्शित करें उन्हें द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। इसमें डा और ढा आता है, इनके नीचे क्या होता है, बिंदी लगी होती है, ठीक ना। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी क्या क्या कहते हैं, द्विगुणित व्यंजन है, डा और ढा जिनके नीचे बिंदी लगी हो, ठीक है ना। अगला है संयुक्त व्यंजन। जिन ध्वनियों का निर्माण एक से अधिक ध्वनियों के मेल से हुआ है उन्हें संयुक्त ध्वनियां कहते हैं, तथा जिन ध्वनियों का उच्चारण निर्माण एक से अधिक व्यंजनों के मेल से हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। अभी तक हम 33 पढ़े थे, ठीक है, 33 और 2 गुणित पढ़े, कितना हुआ, 35 हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 35 हो गए। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला आता है छा, जो का और सा के मेल से बनता है। त्रा, ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञा, जा और या के मेल से बनता है। एक और है, ठीक है, सा और रा के मेल से, सा और रा के मेल से। यानी कितने हो गए, 35 प्लस 4 यानी 39। तो कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 39 है। कुल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 39 है, ठीक है ना। मूल व्यंजन वर्ण कितने हैं, 33 है। 2 गुणित कितने हैं, 2 हैं। तो 2 गुणित 33, 2 35, 4 39, और 39 में आप 13 जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी कुल वर्ण कितने हैं, 52 है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका उच्चारण माला में स्थान उनके पहले वाले अक्षर से आता है। आप ध्यान रखिए थोड़ा, ये पूछा जाता है शब्दकोश में सबसे पहले किसका उच्चारण होगा, किसका किसके बाद होगा। तो देखिए इसका जो छ का उच्चारण का के पहले होगा, त्रा का उच्चारण ता के पहले, ज्या का जा के पहले, और श्रा का श्रा के पहले। ठीक है ना। ये तो रहा। आयोग बाध्वनियां कौन कौन से हैं। किशोरीलाल वाजपेयी ने अन आहा को आयोग बाग कहा है। जिन ध्वनियों को उच्चारण व्यंजनों की तरह तथा प्रयोग स्वरों की तरह हो उन्हें आयोग बाग कहा जाता है, जिसमें कौन आता है, अन आहा आता है। अगला है अंतःमुखी व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख के आंतरिक भाग कंठ से हो उन्हें अंतःमुखी व्यंजन कहते हैं, जैसे हा। ठीक है। पार्थिव व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन ये भी पूछा जाता है। जिन ध्वनि के उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्विक किनारों से स्पर्श करके बाहर निकले उन्हें क्या कहा जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। ये ला में आता है, कौन आता है, ला में, ला है इसके। फिर लुम्पित और कुंठित व्यंजन ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जहां वायु लुढ़क कर बाहर निकले उन्हें लुम्पित
लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, इसके अंतर्गत रा आ जाता है। तो हमने द्विगुणित व्यंजन पढ़ा, प्रकंपित पढ़ा, ठीक है ना, लुंठित पढ़ा, पार्श्विक व्यंजन पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजन भेद अल्प प्राण और महाप्राण। संपूर्ण व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार हा की ध्वनि नहीं होती उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का, जैसे चार्ट में हम पढ़ चुके हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। अतः अंतःस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसमें। यारा ला वाले अंतःस्थ में यारा ला वा होता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग और साथ में अंतःस्थ व्यंजन यारा ला वा, ये सभी क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। दूसरा जो वर्ण है वो होता है महाप्राण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां आती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और साथ में क्या चीज? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म एवं संघर्षी व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो जाएगा और साथ में ऊष्म संघर्षी में कौन? तीनों सा और हा आते हैं, तो ये हो गए महाप्राण, ठीक है। वर्णमाला के भेद में एक और होता है घोष और अघोष, ये चार्ट में हम देख चुके हैं। वर्णमाला के समूह को दो वर्गों में बांटा गया है, घोष और अघोष। घोष देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन वर्णों को घोष वर्ण कहा जाता है। इसमें सभी स्वर आते हैं घोष में और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का क्या आता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग आता है, ठीक है। और अंतःस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं और ऊष्म व्यंजन में हा आता है। तो देखिए, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग सभी स्वर, ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन यारा लावा और ऊष्म व्यंजन में हा, ठीक है ना। तो घोष कितने हो गए? सभी स्वर, ठीक है ना, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यारा लावा और हा, इतने सभी घोष हैं, ठीक है। अगला देते हैं अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्रता झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाती हैं। ऐसे वर्ण है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, उस व्यंजन में सा, तीनों सा, ये अघोष है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा वर्णमाला, उनका उच्चारण स्थान, है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नोट करिएगा तो समझ में आएगा। तो यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।